वेलकम बैक टू नैंसरू क्लासेस एंड दिस इज़ नई श्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट है। आज के प्रैक्टिस सेट में आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा और साथ में इसको सॉल्व करिएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आप सभी लोग आज के प्रैक्टिस सेट के लिए रेडी हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जाए। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, बहुत ही कम लोग हैं आज भी। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपको, सूची 1 में दिए गए वर्षों का मिलान सूची 2 में दिए गए अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, आपको यहाँ पर अकबर के शासनकाल की कुछ घटनाएं यहाँ पर दी गई, 4 घटनाएं। इन 4 घटनाओं को जो है मिलान करना है। ठीक है, जैसे 1564 में क्या हुआ था, जजिया का उन्मूलन हुआ था। किसका? जजिया का उन्मूलन। 1575 में इबादत खाने की स्थापना हुई थी। किसकी? इबादत खाने की। 1579 में मजहर की घोषणा हो गई थी। ठीक है, उसके बाद 1582 में आपका दहसाला पद्धति आई थी। ठीक, तो यहाँ पर आपने किस तरीके से मैच किया, ए का सी और बी का डी। तो यहाँ पर मतलब पहले वाले का ए, यहाँ पर देख लीजिए कौन सा मिलान होता है, तो आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी आपको क्वेश्चन दिया था और कुछ लोगों के आंसर सही थे, कुछ के गलत थे, तो आज आपको पता चल जाएगा। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए, तो वो आपको बताना है जिस व्यक्ति ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के जो आपके सिक्के हैं वो निर्गत किए थे। तो आंसर है महमूद गजनवी। कौन है? महमूद गजनवी। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तो तक्कोलम का जो युद्ध है ये चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। किसके? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? ये हुआ था आपका 949 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया। तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो लिखा गया पहले, वो अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। किसमें? अर्धमागधी भाषा में लिखा गया। याद रखिएगा, अर्धमागधी में लिखा गया। ठीक है, और जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा जो आपका भाषा है संस्कृत भाषा का परित्याग किया था। ठीक, और इन लोगों ने आम बोलचाल की जो है प्राकृतिक भाषा अपनाई थी। कौन सी? प्राकृत भाषा अपनाई थी। याद रखिएगा, आम बोलचाल के लिए प्राकृत भाषा जो है अपनाई गई थी। किसके द्वारा? जैनों के जो ब्राह्मण हैं उनके द्वारा। ठीक, याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे मानव सभादानों में कुत्ते दफनाए गए। तो कहाँ दफनाए गए थे? तो ये आपके बुर्ज होम में। कहाँ पर? बुर्ज होम में आपको ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। बुर्जहोम नामक जो पुराय स्थल है इसकी खोज आपके 1935 में की गई थी। और किसने की थी? तो आपके डी टेरा तथा पीटरसन ने की थी। डी टेरा तथा पीटरसन ने जो है खोज की थी। याद रखिएगा आप लोग। ठीक, सो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना की गई थी वो बताइए आप लोग, किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, है ना। ये आपका एक 6 सदस्यीय बोर्ड था। कैसा था? 6 सदस्यीय बोर्ड था। ठीक, 6 सदस्यीय बोर्ड। और इसका कार्य क्या था? तो इस बोर्ड का जो मुख्य उद्देश्य था, कंपनी के जो व्यापारिक मामले हैं, इन व्यापारिक मामलों को छोड़कर सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी जो मामले हैं इनको देखना। यानी कि सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी मामलों को देखना इनका मेन कार्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो आचार्य विनोबा भावे सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे। 1930 में जो है आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम ये प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। ठीक, याद रखिएगा। अगला है आपसे, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। तो जलियांवाला बाग कब हुआ था? आप सभी को पता है, ये आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनका जो है गिरफ्तारी हुई थी। इस गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को एक जो है आपका आयोजन हुआ था अमृतसर के जलियांवाला बाग में। ठीक है, फिर इस भीड़ पर जो है गोलियां चलवा दी गई थी।
इसी के चलते जो है आपके RNT ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, नाइट की जो उपाधि है ये वापस कर दी थी, और शंकरन नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक, फिर आपका ये जो हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच के लिए जो है एक आपकी समिति गठित की गई थी, जिसका नाम है हंटर समिति, हंटर कमेटी कहें आप, हंटर समिति कमेटी। तो ये समिति आपकी गठित की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके हत्याकांड के बाद कौन सी समिति गठित की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ओके। और कांग्रेस ने भी मदन मोहन मालवीय के जो है अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की थी। किसकी अध्यक्षता में? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक जांच समिति। ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, मैंने आपको हालांकि बताया है, जांच समिति जो है गठित की गई थी कांग्रेस के द्वारा। ओके। और इस समिति के जो अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयबजी थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? बंगाल के विभाजन को जो रद्द किया गया था वो आपका 1911 में किया गया था, है ना? याद है आप सभी को? 1910 में जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बने, और उसके उपलक्ष्य में दिसंबर 1911 में ब्रिटिश जॉर्ज सम्राट पंचम और महारानी मैरी जो है भारत आए थे, है ना? दिल्ली दरबार में आए। उसके बाद जो है दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को, कब? 12 दिसंबर 1911 को जो है आपका बंगाल विभाजन जो है इसको रद्द कर दिया गया था, है ना? उसके बाद आपकी 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 1912 को आपकी दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की नई राजधानी बनाया गया था। ठीक, याद रखिएगा। महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? तो बताइए किसके साथ हुआ था? तो ग्राम समुदाय के साथ आपका समग्र रूप से, किसके साथ? ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से हुआ था। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कुछ इस तरीके से है। अववाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? अब यहाँ पर अपवाह क्षेत्र कहा जा रहा है, यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो अमेजोन नदी हमारी मानी जाती है। कैसी? अमेजोन नदी। अब कहेंगे आप लोग कि मैम आपने तो ये बड़ी बताई है, तो यहाँ अपवाह क्षेत्र भी तो देखिए। अपवाह क्षेत्र के दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है आपसे, तो फर्स्ट नंबर पर हमारी अमेजोन है। ओके, याद रखिएगा आप लोग। अमेजोन नदी जो है आपके एंडीज पर्वत से निकलती है। किससे? एंडीज से निकलती है, एंडीज पर्वत से निकलती है, और ये आपके अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहाँ पर? उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है, याद रखिएगा। अगला देखिए, प्रधान यमोत्तर ध्रुव वृत्तीय और विषुवत भूमध्य रेखा पर प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है बताइए आप लोग? तो ये अंध महासागर में स्थित है। कहाँ पर? अंध महासागर में स्थित है। ठीक है, अटलांटिक महासागर कहें, अंध महासागर कहें, बात एक ही है, अटलांटिक महासागर। ठीक, अटलांटिक महासागर, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो तमिलनाडु में मानसून के जो सामान्य महीने माने जाते हैं वो नवंबर दिसंबर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? नवंबर दिसंबर। ठीक, याद रखिएगा। और इसे बेसिकली उत्तर पूर्वी शीतकालीन मानसून कहा जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती हैं? तो यूपी के जो समीपवर्ती हैं वो आपको बताना है। तो ये तो आपको सभी को पता होगा कि यूपी के समीपवर्ती कौन कौन से हैं, है ना? तो बताइए, जल्दी से आप लोग बताइएगा, बताइए सब लोग। बताया गया नहीं है तो आपको, आप सभी को यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यूपी से पंजाब कहीं से भी सीमा नहीं लगाता, पंजाब सीमा नहीं लगाता है ना। बाकी आप देख लीजिए कि कौन कौन से राज्य जो हैं आपकी सीमा लगाते हैं। चलिए, तो कौन सा आंसर आपका सही होगा यहाँ पर बताइए? एक नहीं होगा, बाकी तो आपके होंगे। तो बी यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो आपकी डिकेडल दर, दशकीय का मतलब होता है डिकेडल, आपकी जनसंख्या जो वृद्धि दर रही है वो आपकी कितनी रही है? तो यहाँ पर यूपी की पूछी गई है ना, तो यूपी की 20.09% थी। कितनी? 20.09%। अगर मैं पूरे देश की बात करूं, अपने प्यारे भारत देश की बात करूं, तो ये जो आपकी रही है वो 17.07% रही है। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों ही चीज़ें, देश की ये, यूपी की ये। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज नीति घोषित की गई। बताइए, विशेष आर्थिक नीति सेज जो है घोषित की गई, तो ये जो है आपकी सेज जो नीति है ये अप्रैल 2000 में घोषित की गई थी। कब? अप्रैल 2000 में घोषित की गई थी। ई ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपसे कि अदृश्य निर्यात, इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है इनविजिबल एक्सपोर्ट का? इसका अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, है ना? किसका? सर्विसेज का निर्यात। ठीक,
अगला है आपसे, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? तो यहाँ पर खादी ग्रामोद्योग आयोग की जो स्थापना की गई थी वो तीसरी आपकी जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। किसके दौरान? दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसके दौरान की गई थी, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपसे कुछ इस तरीके से है, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो गिल्ट एज्ड बाजार जो है आपका किससे संबंधित है बताइए? ये जो है आपके सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। किससे? सरकारी जो प्रतिभूतियाँ होती हैं उनके व्यापार से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है, 1 मिनट आप लोग यहाँ पर दीजिएगा, अभी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, भारत सरकार की नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है, नीति का जो है पूरा स्वरूप क्या है? तो ये तो कई बार आप लोगों को बताया गया, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए। जनवरी 2015 में सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का जो गठन किया था, जैसे हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, और इसे भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। नीति आयोग की अगर मैं बात करूँ तो इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो आपके जो हैं अध्यक्ष कहलाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, और कई बार आपको बताया गया है। तो सही आंसर होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सही उत्तर आपको चयन करना है। तो देखिए, सभी व्यक्ति जो है पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता ना रखता हो पंचायती राज का सदस्य बन सकता है। 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज का सदस्य बन सकते हैं। वे लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, पंचायती राज के सदस्य के लिए जो है आहर है। आहर का मतलब क्या होता है? योग्य है। तो इनमें से आपको साफ साफ दिख रहा होगा 21 वर्ष वाला, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है। तो आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, डी ऑप्शन, है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो है निश्चय कौन करता है? मतलब कोई भी विधेयक मनी बिल है कि नहीं, ये निर्णय कौन लेता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये निर्णय लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका क्या होगा करेक्ट? यहाँ पर 60 डेज होता है, ठीक है, ये लिमिट है बिल्कुल, कि आपका जो है यदि कोई आपका जो है संसद का सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए अगर सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन जो है उसका पद जो है रिक्त घोषित कर सकता है। आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अगर कभी संसद के सदस्य बनते हैं 60 दिन से ज़्यादा का गैप मत करिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? बताइए कौन सा इनमें प्रमुख लक्षण के रूप में माना जाएगा, बताइए। ये आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ विधि का शासन, ठीक है, तो विधि का शासन जो है एक ब्रिटिश न्यायविद थे जिनकी संकल्पना थी। ये किसकी संकल्पना थी? प्रोफेसर डाइसी की। किसकी? प्रोफेसर डाइसी की। और इसका जो मतलब होता है, जो अर्थ होता है वो ये होता है कि कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। सभी व्यक्ति चाहे वो किसी भी पद प्रतिष्ठा कुछ भी हो, देश के सामान्य विधियों के अधीन ही होंगे, है ना। ये होता है विधि का शासन, विधि के शासन, ठीक। तो अब यहाँ पर आप बता सकते हो आसान आसान से कि कौन सा इसका जो है प्रमुख लक्षण माना जाएगा। तो इसका जो प्रमुख लक्षण माना जाएगा, शक्तियों का परिसीमन, और क्या माना जाएगा? विधि के समक्ष समानता, और आपका क्या माना जाएगा? सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व। ये बिल्कुल भी नहीं, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो आपका कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देख लीजिए, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो भारतीय संविधान किसका सर्वाधिक ऋणी है, ये आपसे पूछा गया है। तो भारतीय संविधान जो सर्वाधिक ऋणी है आपका, भारत शासन अधिनियम 1935 का है ना। ये अधिनियम हमारा जो है सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रक्त होता है, रक्त क्या होता है? तो रक्त आपका एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक माना जाता है, और इसकी उत्पत्ति भ्रूण में मीसोडर्म से होती है। किससे? मीसोडर्म से होती है, भ्रूण में मीसोडर्म से होती है, मीसोडर्म, याद रखिएगा ये टर्म, ठीक है। एक जो स्वस्थ आपका मनुष्य होता है उसमें लगभग 5 से 6 लीटर आपका जो है रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, अभी यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा आपको।
क्वेश्चन है निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? मेंढक में होता है। किसमें? मेंढक में। मेंढक जो है आपका एक एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है। ठीक, इसमें जो सभी के सभी प्राणी होते हैं कैसे होते हैं? उभयचर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? उभयचर होते हैं। और इनमें श्वसन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें जो श्वसन होता है वो क्लोमों के थ्रू होता है। किसके थ्रू? क्लोम के थ्रू होता है। क्लोम त्वचा एवं फेफड़ों के थ्रू होता है। ठीक है, आज आपको आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही होगी। मैंने आप लोगों को कल के भी प्रैक्टिस सेट में बताया था कि मुझे मुंह में छाले हो रहे हैं, इस वजह से मैं बोल नहीं पा रही हूँ। इस वजह से इतनी स्लो आवाज़ आ रही है आप लोगों को। तो आप लोग थोड़ा सा वॉल्यूम हाई कर लीजिएगा। ठीक, अपने फ़ोन से आप हाई कर लीजिएगा। क्लोम और त्वचा और फेफड़ों से क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। ठीक, और इनके जो हृदय होते हैं वो 3 प्रकोष्ठ वाला होता है, जिनमें से 2 तो आपके आलंद होते हैं। क्या होते हैं? 2 आलंद होते हैं और एक क्या होता है? निलय होता है। ठीक है, याद रखिएगा। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, भारी जल है एक। भारी जल क्या है बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग। आपको बताया गया है ना ये। तो भारी जल क्या होता है? भारत में जो परमाणु परियोजना है इनके संचालन में भारी जल जो है एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, और इसका जो प्रयोग है बेसिकली आपका जो है मंदक के रूप में होता है। किसके रूप में? मंदक के रूप में होता है, याद रखिएगा। ठीक, प्रथम भारी जल संयंत्र 1961 में हमारा बंगाल में लगाया गया था। कहाँ पर? बंगाल में लगाया गया था। ठीक, अगला है घरेलू बिजली के तार आधार रूप से कैसे हैं? ठीक है, घरेलू बिजली के जो तार हैं वो आधार रूप में कैसे हैं बताइए आप लोग। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। कैसे? समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, याद रखिएगा। घर में जो हमारे तार हैं वो समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। अगला जो है आपसे क्वेश्चन ये है कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल जो है आपका किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? ये वातावरण में ध्वनि के लिए लाया जाता है। किसके लिए? ध्वनि के लिए, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न को ज्ञात करने के लिए सबसे सही तरीका आपका यही है कि इसमें देख लीजिए कि ये कितना बनता है। तो आपका 5.6 का मतलब 5/6 का मतलब क्या है? 0.83। 6/11 का मतलब क्या है? 0.54। और 2/3 का क्या मतलब है? 0.67 है। 8/9 का क्या मतलब है? इसका है 0.89। ठीक है, और 6/7 का मतलब क्या है? 0.85। अब इनमें से आपको बताना सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ा जो आपको दिख रहा है वही आपकी बड़ी भिन्न कहलाएगी। मेरे हिसाब से तो यही दिख रहा है, यानी कि 8/9 आपका सबसे बड़ा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, समझ रहे हैं आप लोग इस चीज़ को कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अभी ये जो है आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या में 30 कम आता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पिछले वाले हमें जो है प्रैक्टिस सेट में मिला था, और मैंने आपको सिखाया था कि आपको जो है ऑप्शन के थ्रू जाना है। ठीक है, आपको एक्स और वाई के चक्कर में नहीं रहना है। एक्स वाई का चक्कर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आप जो है पहले जो तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है उस पर जाया करिए। ठीक है, और अगर आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप पहले ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ मैं पहले ऑप्शन से अगर चेक करके बताऊँगी आपको 105 जैसे है। यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, अब इसका 1/7 क्या होगा? इसका 1/7 क्या होगा? 105 का 1/7 अगर घटाया जाता है, अगर हमें परिणाम 30 से कम प्राप्त होता है, संख्या से 30 कम प्राप्त होता है, आई एम सो सॉरी, परिणाम है यदि हमें संख्या से 30 कम प्राप्त होता है। संख्या क्या है? 105। इससे 30 कम का मतलब क्या हुआ? इसमें से 30 घटाना होगा, है कि नहीं? कितना आएगा? 75 आएगा। अगर यहाँ पर 75 आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या बिल्कुल हमारा सही परिणाम दे रही, मतलब यही हमारी वो संख्या है ना। 105 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो 15 आएगा। तो 105 में से 15 घटाइए, कितना आता है? जल्दी से घटा के बताइए। तो ये तो ओरल कैलकुलेशन है, 90 आता है, 75 तो कहीं से नहीं आया ना। तो पहला ऑप्शन आप ड्रॉप कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक, अब ऐसे ही आपको चेक करके देखना है एक एक ऑप्शन। तो यहाँ पर जो आप डी का ऑप्शन है इसको देखिए, 210 को देखिए। 210 में से आपको 210 का जो है 1/7 जो है यहाँ पर घटाना है। अगर आपका परिणाम जो है कितना आता है? 210 में से कितना घटाना होगा? 30 कम आपका आता है, तब आपका ये बिल्कुल करेक्ट होगा। कितना आएगा यहाँ पर? 180।
अगर ये पूरा 180 आ गया परिणाम, तब आपका यहाँ पर आंसर आ गया है ना। तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 210, इसको करिए 7 या 21 हो जाएगा, 30 बार जाएगा कि नहीं। आप खुद देखिए कि 30 जो है आप घटाएंगे जब 210 में से कितना आता है, 180 आता है कि नहीं। तो आपका हुआ कि नहीं यही। तो कौन सा ऑप्शन सही आया, डी आया कि नहीं। इसमें आपको मैं बार बार यही कहती हूँ, आप जब भी संख्या पूछी जाए ना तो ऑप्शन पर जाया करिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया हुआ है एंड आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो आप कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू होगी 1.3 अपॉन, देखिए 1.3 अपॉन ये वाली चीज़ यहाँ पर नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर अंडर रूट में लिखा हुआ है 0.0169, ठीक है। और आप सभी को पता है कि ये किसका आपका वर्ग होता है, लेकिन आपको यहाँ पर देखिए पॉइंट में दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर 4 अंकों पर आपका दशमलव है, ध्यान से समझिएगा, ये तो आपने जान लिया कि भाई 169 13 का होता है, ये किसका है 13 का होता है, ये आपको पता था। अब यहाँ पर 4 अंकों पर अगर दशमलव है, कितने अंकों पर है, 4 अंकों पर दशमलव है, तो जब आपका बाहर आएगा, जब आपका वर्ग आप लिखते हैं इसका, तो 2 अंकों पर कर देते हैं। कितने अंकों पर, 2 अंकों पर। तो 2 अंक कितने होंगे, 1 2, यानी कि यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। और अगर यहाँ पर 6 अंकों पर होता तो आप 3 अंक पर लगाते दशमलव, पता है ना। 4 अंकों पर है तो आपने 2 पर लगाया, 3, अगर 3 आपको दशमलव लगाना, 3 अंक पर लगाना, तो यहाँ पर 6 अंक होने चाहिए, है ना, दशमलव के बाद। इस तरीके से किया जाता है, आप सभी को पता होगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कई बार हमें कन्फ्यूज़ कर जाती हैं, ठीक। और अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो मैं आपको सच बताऊं, मैं जब शुरुआत में मैंने तैयारी की थी तो मैं करके देखती थी, यहाँ पर कितने ज़ीरो आपके फॉर्म होंगे, 4 ज़ीरो फॉर्म होंगे कि नहीं होंगे, बताइए। 1 2 3 4 ज़ीरो फॉर्म होंगे। ये किसका है, 13 का है। और ये किसका हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये 100 का हो जाएगा। 100 से भाग कर लीजिए 13 में, तो कितना आएगा, 0.13 आएगा कि नहीं। यही तो बात कर रही हूँ मैं आपसे। तो ये किसका है, आपका 0.13 का है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 10 आपका आ जाएगा कि नहीं। तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आई, 10 आई। तो ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत इस तरीके से है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। हम आसानी से कर सकते हैं। आप मान लीजिए पहली सम संख्या हमारी x है, तो दूसरी क्या होगी, x+2 होगी। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बचपन में करते तो घबरा जाते थे, पता नहीं क्यों। फिर नेक्स्ट क्या होगी, x+4 होगी। नेक्स्ट क्या होगी, x+6 होगी। नेक्स्ट क्या होगी, x+8 होगी। चूँकि 5 माननी थी, 1 2 3 4 5 हो गए। कह रहे हैं इनका औसत, तो इनका औसत निकाल लीजिए, मैं यहीं पर कर दूँ, थोड़ा सा मुझे कम बोलना पड़ेगा। मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन करना तो है ही, क्योंकि आप सबका पेपर है। यहाँ पर प्लस कर लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से। और नीचे क्या होगा, जितनी आपकी संख्याएं हैं उनसे हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि औसत पूछा गया है ना, औसत बोला गया है। और यहाँ पर औसत 40 के बराबर है, तो 40 के बराबर कर दीजिए। नाउ आपको क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, 36 आएगी। तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी होगी, 36 ही होगी। अगली क्या होगी, 36 + 2 हो जाएगी। अगली क्या होगी, 36 प्लस कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सबसे छोटी तो 36 ही है ना। तो आपका क्या आंसर करेक्ट आया, आपका बी ऑप्शन है, आपका करेक्ट आएगा एकदम। अगला देख लीजिए, एक गाँव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। गाँव के अशिक्षित जो लोग हैं उनका प्रतिशत बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। 1 मिनट से भी कम का क्वेश्चन मैं कहूँगी वो है। आपसे कह रहे हैं 200 पूरे आपके जो हैं व्यक्ति हैं एक गांव में, इनमें से 111 लोग साक्षर हैं। कितने लोग साक्षर हैं, तो आपने कहा कि मैम साक्षर जो हैं हमें दिए गए हैं 111, साक्षर इतने हैं। तो मैं आपसे पूछूंगी अगर अशिक्षित कितने हैं, इलिटरेट पर्सन कितने हैं, तो आपका तुरंत आंसर आएगा कि अगर मैम हम 200 में से 111 घटा दें तो अशिक्षित हमें यहाँ मिल जाएंगे। तो घटाइए कितना, 89। आपने कहा हमें निकालना है गाँव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत, तो अशिक्षित तो इतने हैं, चूँकि हमें परसेंटेज फाइंड करना है, तो परसेंटेज के लिए हम नीचे टोटल लिखते हैं। टोटल आपके कितने हैं, 200 व्यक्ति हैं कि नहीं है। प्रतिशत के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं। बस आंसर आ गया आपका, जो आएगा आप कर लीजिएगा यहाँ पर। अगला आपसे क्वेश्चन है कि कामायनी के रचनाकार हैं। तो कामायनी के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद। आंसू, झरना, लहर, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, ये सभी इन्हीं की हैं। अगर मैं पंत जी की बात करूं तो इनकी रचना है वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांतर, स्वर्ण किरण। त्रिपाठी निराला जी की बात करें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, तो इनकी है अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास,
तुलसीदास इन्हीं की है, ठीक है, याद रखिएगा। महादेवी वर्मा की अगर बात करूँ तो निहार, रश्मि, नीरजा, शादी गीत, यामा, सप्तपर्णा, ये सब इनकी हैं, ठीक है। दूध का धुला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है निर्दोष होना, है ना, होता है ना निर्दोष होना। अगला देखें क्वेश्चन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है ये वाला प्रैक्टिस सेट कि नहीं? हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य आपको बताना है, तो कौन सा होगा? तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसकी दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ। अब बताइए कौन सा सही होगा, बताइए आप लोग। तो सिंपल सी बात है, तुम इसका दाम देते जाओ, ये करेक्ट होगा, है ना। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? कौन सा जोड़ा आपका समरूपी भिन्नार्थक है, बताइए आप लोग। तो इनमें से समरूपी भिन्नार्थक आपका ये वाला है। कौन सा है? ये वाला है। समरूपी भिन्नार्थक इस तरीके के होते हैं, जैसे इस अवधि में देखिए, इस अवधि का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है काल, समय। क्या होता है? काल और समय होता है। ये जो अवधि है, ये क्या है आपका? एक भाषा का क्षेत्र है। क्या है? भाषा है ना। अवध भाषा, अवध क्षेत्र की भाषा है अवधि, ठीक। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पर, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो चंद्रमा के पर्यायवाची आप सभी को पता होगा, कौन कौन से होते हैं चंद्रमा के पर्यायवाची? शशि होता है, चांद होता है, और क्या होता है? विधु होता है। लेकिन सूत नहीं होता। सूत जो है ये सारथी का होता है। किसका? इसका अर्थ जो होता है बेसिकली सारथी होता है। क्या होता है? सारथी होता है, याद रखिएगा, ठीक। अगला यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमसे पैसेज से है। तो बहुत से लोग कहेंगे कि मैम ये वाला पैसेज तो हम पिछले वाले उसमें पढ़ चुके हैं, है ना। बिल्कुल सही कहा आपने, बट क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट है ना। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको डिफरेंट मिलेंगे, ठीक। सो यहाँ पर हम पैसेज पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन दी गई है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। द प्री हिस्टोरिक मैन लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, आर्कियोलॉजिस्ट हैव डग अप आर्की, यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स लिखा है। क्या लिखा है? आर्टिफैक्ट्स, ARTEFACTS, आर्टिफैक्ट्स, एंड हैव ट्रेवल्ड थ्रू डार्क केव्स to study about him. They have discovered drawing on walls, skeleton, and various other things such as fossils, hunting tools, and bones, etc. These valuable treasures have helped us learn a little about that man. Who have that man? He was the great great grandfather of human race. From what we know, he looked nothing like most human look today. इसके आगे आपसे है in fact, आगे पढ़िए। इन फैक्ट समथिंग ही लुक्ड अ लिटिल बिट लाइक एन एप। ही वॉज अ hairy specimen with thin fingers and long hands that had hair on his back. His skin was dark brown because of the sun that beat down on him all day. His jaw was strong and his teeth looked like the teeth of a wild animal. They were razor sharp, and because he had to use them to tear apart tough meat of wild animal like elephant and boars. ये आपसे है that man lived in thick forest more than the deserts. The world had dense green patches. He ate whatever leaves, plants, and fruits he could find in the forest. He ate the eggs of the birds with sharp sticks and speed at his disposal. He could sometimes catch small animals such as birds and bunnies to eat. He could not cook his food because he was not familiar with the fire and had no other source of heat. In the winter, he braved the cold or hid in warmer caves in mountain and covered himself in piles of leaves. He did not have clothes to keep him warm. He did not have a home either. Instead, he and his family moved from cave to cave or stayed in hollowed out trees. That man could not read, write, or even speak words like we do today. He made sound to warn other men of the danger and to communicate his feelings. आगे देखते हैं फीलिंग्स के बाद। आगे आपसे द ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ द ह्यूमन रेस वॉज नॉट एट ऑल लाइक ह्यूमन आर टुडे. He did not have the skills or knowledge to help him get by. However, he learned to survive and gradually evolved to become the human we know today. ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 41 है कि what did the prehistoric man look like?
तो पैसेज में आपको क्या बताया गया है, ही लुक्ड लाइक एन एप, ठीक है, तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे आप देखिए, आगे आपसे क्वेश्चन है कि पॉइंट आउट द पोर्शन हैविंग अ मिस्टेक, आपकी किस पोर्शन में मिस्टेक है आपको वो फाइंड करना है। द पुअर्स आर ऑलवेज हेल्प्ड बाय देम हु आर काइंड एंड जेनरस। तो अगर आप लोगों ने कभी ये रूल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर द पुअर्स नहीं होता है, द पुअर होता है ना, ठीक। तो यहाँ पुअर्स की जगह आप लोग पुअर कर लीजिएगा, पुअर, क्योंकि यहाँ पर आप सभी पुअर की बात कर रहे हैं ना, द पुअर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपसे, आई हैव गिव हिम अ पंच ऑन डैश नोज, बताइए यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, जल्दी से बताइए आप लोग, यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं आप लोग, द नोज, ठीक है। आई गेव हिम अ पंच ऑन द नोज, ठीक, आई गेव हिम अ पंच ऑन द नोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे हमसे क्या है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे, पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग, आई आस्क्ड व्हाई ही वॉज लुकिंग थ्रू द की होल। ये जो आपका सेंटेंस है कैसा है, इनडायरेक्ट स्पीच में है, अभी कैसा है, इनडायरेक्ट में। आपको किस में बनाना है, इसको डायरेक्ट स्पीच में बनाना है, ठीक है, किस में, डायरेक्ट में। तो इसका जो डायरेक्ट स्पीच बनेगा वो क्या बनेगा, आई सेड वाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल। तो इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर आप दो और ऑप्शन देख लीजिए, ये आपको कुछ दो और ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका मैच होगा, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है, जो आपको जो है सेम जो है आपका एक्सप्रेस करे चीज़ों को। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सी टुक लिखा हुआ है ना, सी टुक है ये, सी टुक द डॉग फॉर अ वॉक। तो आप सभी को पता है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है, यही करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट सी है, तो आपको अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले लाना होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, द डॉग होगा, सिंपल सी बात है, द डॉग वॉज टेकन फॉर अ वॉक बाई हर, ठीक। तो कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी कूट भाषा में आपके लिक्विड को इस तरीके से लिखा जा सकता है तो उसी कूट भाषा में स्पेस को आप क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया है, मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन को पहले कोशिश किया करिए कि आप थोड़ा सा दूर दूर करके लिख लिया करें, LIQUID, ठीक है। लिक्विड, लिक्विड को इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है PMU/MH, इस तरीके से लिखा है, ठीक। अब आपको ध्यान से देखना है ट्रांजिशन किस तरीके से हो रहा है, तो ध्यान से देखिए, L जो है, L के बाद +4 करिए आप लोग, LMNOP, तो 4 करने पर +4 करने पर P आ गया। आई के बाद देखिए, आई के बाद आपको जो है यहाँ पर क्या करना होगा, आई के बाद +4 करेंगे आप तो आपका M आ जाएगा, Q में अगर आप +4 करेंगे तो U आ जाएगा, U में आप जो है +4 करिए तो क्या आ जाएगा, बाई आएगा, I में आप जो है +4 करिए तो M आएगा, D में आप +4 करेंगे तो H आ जाएगा। आएगा कि नहीं, करके देख लीजिए आप सभी लोग, यही आएगा, देख लिया। अब आपको क्या करना है, स्पेस का कह रहे हैं तो स्पेस में आपको यही ट्रांजिशन करना होगा, SPACE कर लेते हैं। इसमें +4 करिए तो क्या होगा, +4 करेंगे तो क्या होगा आपका W हो जाएगा, इसमें +4 करेंगे तो क्या होगा, इसमें +4 करेंगे तो T हो जाएगा, है ना। आगे आपका देखो एक और करना पड़ेगा, बाकी आपका मैच हो जाएगा, आपको पूरा नहीं करना पड़ेगा। E में आप +4 करिए तो क्या हो जाता है, E हो जाता है, तो WTE, तो आपको कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, बी ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, और किसी में भी इस तरीके से नहीं दिया है, ठीक। तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ये क्वेश्चन है कि एजाज का जन्म आपका जो है 5 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज का जन्म उसके जो है 553 दिन के बाद हुआ। फैज का जन्म किस तारीख को हुआ, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जैसा ये दिया गया है यहाँ पर, पहले इसको आप देखिए कि किस तरीके से दिया है कि एजाज का जो जन्म है वो 5 जनवरी 2015 को हुआ। इन्होंने ऐसा कहा कि 5 जनवरी 2015 को एजाज का जन्म हुआ, ठीक। तो आगे कह रहे हैं कि फैज का जन्म जो है कितने दिन बाद हुआ है, 553 डेज बाद जो है इसका जन्म हुआ है फैज का, है ना। तो पहले आप देख लीजिए, जैसे एजाज का जन्म जो है आपका 5 जनवरी, ध्यान से देखिएगा, 5 जनवरी 2015 को बता रहे हैं ये, ठीक।
अब आगे जो है ये एजाज का जन्म दिया है आपको, किसका? एजाज का। फैज का कब होगा? फैज का सिंपल सी बात है, उन्होंने बताया है कि 553 डेज बाद होगा, 553 डेज, यानी कि जनवरी में 5 दिन तो आपके निकल गए, 365 डेज होंगे, चूँकि ये आपका लीप ईयर नहीं है तो कितने दिन होंगे? 365 डेज होंगे, होंगे कि नहीं? इनमें से 5 दिन तो जनवरी के एजाज के में निकल गए, 5 दिन ये निकल गए, कितने दिन बचे अब आपके यहाँ पर? 360 डेज बचे, बचे कि नहीं? तो आप ये देख रहे हैं कि 553 डेज जो है, इस दिन पे कौन सा बनेगा दिन, है ना, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले ये देखेंगे जनवरी में कितने दिन है, उसके बाद हम 2016 में प्रवेश कर जाएंगे, सिंपल सी बात है। किस में प्रवेश करेंगे? 2016 में प्रवेश करेंगे, करेंगे कि नहीं? तो 360 दिन हो गए यहाँ पर, ठीक। लेकिन अभी आपको देखना है कि 553 डेज में से 360 तो आपने 2015 के ले लिए, तो अब कितने दिन बचे यहाँ पर? घटा के देख लीजिए आप लोग, तो 190 कितना बचेगा? 193 डेज बचेगा, ठीक। यानी कि अब 2016 में आपको ये वाले दिन देखने हैं कि 2016 में ये वाले दिन किस मंथ में कवर हो रहा है ना, उसके बाद ही तो आप बता पाएंगे कि आपका जो है 553वां डेज कौन सा होगा, क्योंकि इतने दिन बाद उसका जन्म हुआ है। तो पहले 553 डेज तो देख लीजिए आप, ठीक। अब आप 2016 में आ गए, ठीक है। 2016 आपका एक लीप ईयर है, आप सभी को पता है कि ये लीप ईयर कैसे पता चलता है? 4 से डिवाइड करके। सबसे पहले आपका जनवरी आएगा, फिर आपकी फरवरी आएगी, फिर आपका मार्च आएगा, फिर आपका क्या आएगा मार्च के बाद? अप्रैल आएगा, ठीक। अभी देख लेते हैं जनवरी में कितने दिन होंगे आपके? जनवरी में आपके 31 डेज होंगे, फरवरी में आपके 29 होंगे चूँकि ये लीप ईयर है। उसके बाद मार्च में कितने दिन होंगे? 31 होंगे। अप्रैल में कितने दिन होंगे आपके? अप्रैल में बताइए कितने दिन होंगे आपके? तो 30 ही होंगे ये, ठीक। अभी आपका 193 के करीब नहीं पहुँचे हैं, तो यानी कि अप्रैल के आगे भी जाना पड़ेगा। अप्रैल के बाद मई मंथ आता है, मई के आपका बाद जून आता है, उसके बाद आपका जुलाई आ जाता है। तो 30 दिन आपने ये ले लिए हैं अप्रैल के। अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आएगा आपका? मई मंथ आता है। मई मंथ में कितने दिन होंगे आपके? मई मंथ में आपके 31 डेज होंगे, ठीक। फिर उसके बाद मई के बाद जून में आ जाइए, जून में कितने दिन होंगे आपके? जून में कितने दिन होंगे? यहाँ पर 30 लिखेंगे आप। पहले इनका टोटल कर लीजिए, जुलाई को आप हटाइए, अभी आपको समझ आ जाएगा क्यों कर रही हूँ ऐसा। इनका टोटल करिए तो 182 आएगा आपका। चूँकि आपको जो है 193 चाहिए, ये तो 182 ही आया, यानी कि आपको जुलाई का मंथ भी लेना होगा। लेकिन जुलाई का मंथ पूरा नहीं लेना पड़ेगा आपको, ध्यान से देखिए। जुलाई के मंथ के कितने दिन लेने होंगे? मात्र 11 दिन आपको लेने होंगे। मात्र 11 दिन लेंगे तो ये 193 आ जाएगा कि नहीं? यानी कि आपको पूरा जुलाई का मंथ नहीं लेना पड़ा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जुलाई के आपको 11 दिन ही लेने पड़े। तो सिंपल सी बात है कि जो आपका फैज है, फैज का जन्म कब हुआ होगा? आपका 11 जुलाई, ध्यान से देखिए, 11 जुलाई 2016 को होगा कि नहीं होगा? तो ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, इसको बस आपको ध्यान से देखना होता है कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं, लीप ईयर तो नहीं है। नहीं तो फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा अगर आपने उसको लीप ईयर कंसीडर नहीं किया होगा। तो इस तरीके से आपको देखना होता है, ठीक। आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा आप आसानी से बता सकते हैं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिया गया है। उपरोक्त श्रृंखला में बाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर छठवां पद जो है कौन सा है? तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको जो रीजनिंग का महा मैराथन क्लास दिया था उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है कि ऐसा क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, है ना। तो जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा। तो पहले तो आपको दायां और बायां सीखना होता है, तो आप अपने जैसे हैंड का मूवमेंट होगा उस अकॉर्डिंग आप सीखिए। जैसे हैंड के अकॉर्डिंग देखिए तो ये क्या होगा हमारा? ध्यान से देखिए, ये हमारा बायां होगा, सिंपल सी बात है। और ये हमारा क्या होगा? दायां होगा, ठीक है। होगा कि नहीं? अब कह रहे हैं बाईं ओर से 15वें पद, तो 15वां पद देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आया कि नहीं आपका? ई जो है आपका 15वां पद आया यहाँ पर, ठीक है। कह रहे हैं 15वें पद के दाईं ओर, तो पहले दायां बायां देख लीजिए। इस पद का दायां क्या होगा? इस पद का दायां ये होगा, सिंपल सी बात है। और बायां क्या होगा? ये होगा बायां, ठीक है। इसमें आपको कुछ ज़बरदस्ती कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आपका हैंड का मूवमेंट है बस आप उसी तरीके से देख लीजिए, ठीक। तो आपने देखा यहाँ पर कि आपने दाया बायां देख लिया। अब कह रहे 15वें पद के दाईं ओर, दाईं ओर कौन सा? छठवां पद। 1 2 3 4 5 6, तो छठवां पद कौन सा है हमारा? 8 है कि नहीं? तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अगला देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। जैसे आपका त्वचा संबंधित है आपके बाल से, उसी प्रकार आपका जो है भूमि आपको बताना है।
उसमें देखिए पहले ही बता दिया गया था आपको कि बाल का जिस तरीके से संबंध त्वचा से, क्योंकि दूसरे शब्द का पहले से बताया गया है ना। तो आपका यहाँ पर घास का जो संबंध होगा किससे होगा, घास का संबंध किससे होगा, आपकी भूमि से होगा कि नहीं। तो आप यहाँ पर सी करेक्ट कर सकते हैं आसानी से। अगला देखिए यहाँ पर आपको वक्तव्य दिया गया है कि दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से परे है। यह उद्योगों और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण है। कार्यवाहियाँ यहाँ पर दी गई हैं, एक बार हम देख लेते हैं इनको। वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाए जाने के समूह में विभाजित किया जाना चाहिए। सरकार को नए कारखाने और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए। तो आपको यहाँ पर बताना है कि केवल एक अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है, या फिर दोनों अनुसरण करते हैं, या फिर दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। तो कौन सा इनमें से करेक्ट होगा। अब यहाँ पर कैसे करते हैं हम, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर वक्तव्य दिया गया है, अगर वक्तव्य को आपका कोई भी एक इनमें से जो है कार्रवाई सेटिस्फाई कर रही होगी तो वही सही होगी, है ना। अगर प्रदूषण की बात है और वायु की गुणवत्ता की बात है तो यहाँ पर आपका यही वाला करेक्ट होगा कि जो वाहन है इनको क्रमशः सम और विषम दिन पर चलाया जाना चाहिए। यानी कि आपका कौन सा अनुसरण फॉलो करता है, केवल एक अनुसरण करता है। ठीक, यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सी किताब सरोजनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया है, मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि इनमें से कौन सी किताब जो है आपकी सरोजनी नायडू जी के द्वारा आपकी लिखित नहीं है। नहीं पर हाईलाइट करिए कि नहीं है, ठीक है। द ब्रोकन विंग इन्हीं की है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है सरोजनी नायडू जी की है। द वर्ड ऑफ टाइम जो है इन्हीं की पुस्तक है, लेकिन द गोल्डन वर्ड जो है इनकी नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, अगला देखिए, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है। तो आपका जो है किस राज्य से संबद्ध है मोहिनी अट्टम, बताइए आप सभी लोग। मोहिनी अट्टम बताइए ध्यान से, किससे है, केरल से है। वेरी गुड। ठीक, ओडिशा जो है ओडिसी नृत्य कला आपका यहाँ से संबंधित है। यक्षगान कर्नाटक का है। तमिलनाडु का क्या है, भरतनाट्यम है। वेरी वेरी गुड, बहुत सारे लोगों को याद भी आ रहा है, अच्छी बात है, खुशी होती है जब आप लोगों को चीज़ें याद आती हैं। तो अगला देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको ऐसी गैस बताना है जो ग्रीन हाउस नहीं है। तो आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन जो है आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बट नाइट्रोजन नहीं होती, ठीक है। पारितंत्र के दो मूल घटक कौन कौन से हैं। तो पारितंत्र के जो दो मूल घटक हैं वो कौन से हैं, बताइए आप लोग। जैविक और अजैविक, सिंपल सी बात है ना, जैविक और अजैविक। पारितंत्र जो कहते हैं आप जिसको इकोसिस्टम, तो पारितंत्र की जो अवधारणा, ये संकल्पना जो है किसने प्रस्तावित की थी। तो एजी टॉन्सले ने की थी 1935 में। कब, 1935 में एजी टॉन्सले के द्वारा की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। एजी टॉन्सले ने जो है पारितंत्र को दो घटक जो हैं में विभाजित किया। वो दो घटक हैं आपके जैविक और अजैविक। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, पोर्ट ब्लेयर डैश की राजधानी है। तो पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है ना, याद रखिएगा। अगला देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कौन सी भूमि नहीं है, जल्दी जल्दी बताइए। आपका अंटार्कटिका नहीं है, है ना, किसी भी जो है आपके देश के स्वामित्व में नहीं है अंटार्कटिका। अगला देखिए आप लोगों से क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, कई बार हम लोग रट लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमें दिक्कत होती है। तो ऐसे केस में आप ये देखा करिए कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या लोकसभा के मुकाबले कम होती है ना, कम होती है तो हमें ज़्यादा नामित करने पड़ेंगे, यानी कि 12 नामित करने पड़ेंगे। ठीक, इस तरीके से याद रख सकते हैं। और ये वो व्यक्ति होते हैं जो साहित्य में, कला में, विज्ञान में और समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ अनुभव रखते हैं, विशेष ज्ञान रखते हैं, उनको जो है यहाँ पर आपका नामित किया जाता है। डैश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो कौन सा मंदिर है, कैलाश मंदिर है आपका, कैलाश का है या कैलाशनाथ मंदिर है। ठीक, आप इंटरनेट पर एक बार सर्च करिएगा, ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। अगला देखिए, किस राज्य केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। बताइए किस देश की आपके जो है राज्य की पंचायत, किस राज्य की पंचायत कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है, कौन सा है आपका यहाँ पर, जम्मू कश्मीर। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है सांबा जिले में, है ना, याद रखिएगा थोड़ा सा आप लोग, और सांबा जिले में पल्ली गाँव को। ठीक, अगला देखिए कि वागीशीर क्या है, बताइए वागीशीर क्या है। तो वागीशीर एक आपकी पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 75 जो आपका है,
प्रोजेक्ट 75 की भारतीय नौसेना की जो है कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों की छठी और आखिरी पनडुब्बी आपकी वागसीर ही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया? तो बताइए किस विश्वविद्यालय में किया गया है? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आपका जो है डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र जो योजना है इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया? तो किस में स्थापित किया गया है? आपका रामपुर में किया गया है। अब ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है कि मैंने जो है इस पर एक शॉर्ट्स जो है अपलोड किया था और मैंने आप लोगों से उसका आंसर पूछा था। मैक्सिमम लोगों के आंसर सही थे। इसके पहले मैंने एक और क्वेश्चन दिया था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। कई लोगों ने उसमें इतना अलग अलग तरीके कमेंट किया, मतलब वो एक तरीके से सोच रहे थे कि अरे सामने वाली तो लड़की है, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ऐसे लोग जो बोलते हैं ना कि मतलब मजाक भी कर लिया उसी में, अरे मैडम ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, ही थोड़ी ना किसी पेपर में पूछा जाएगा, कैसा लगा मेरा मजाक, कैसे बोला गया। तो मजाक उन लोगों से, जब क्वेश्चन पेपर आएगा परीक्षा में तो क्वेश्चन पेपर खुद मजाक कर लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक, तो आप लोग सोच समझ के थोड़ा सा बोला करिए। अगला देखिए, सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में 10 अप्रैल 2022 को गुजरात में किस स्थान पर भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया गया? तो किस स्थान पर किया गया बताइए आप लोग। ये जो लोकार्पण किया गया है आपका नडाबेट में किया गया है। कहाँ पर? नडाबेट में किया गया है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि अप्रैल 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया गया? तो यूनेस्को आपका वर्ल्ड बुक कैपिटल जो है आपका जो नामित किया गया है वो आपको बताना है। यहाँ पर किसको नामित किया गया है? आपका एक शहर है, इसको किया गया है, मेक्सिको के शहर है आपका। कौन सा है? गवालजारा। कहाँ का है? मेक्सिको का। ये भी याद रखिएगा, मेक्सिको, मेक्सिको का शहर है। ठीक, मूव करते हैं आगे। आगे आपसे कुछ जो है इस तरीके से क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी पढ़ के। अप्रैल 2022 में सब आपके जो है पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बताइए, दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो आपका आंसर होगा गुजरात में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अप्रैल 2022 में बीणा पाणी मोहंती का निधन हो गया है, वे कौन थी? तो बीणा पाणी मोहंती कौन थे? आपसे सिंपली क्वेश्चन ये है, तो ये लेखिका थी। कौन थी? लेखिका थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक कौन है? तो आप सभी को मैंने बताया हुआ है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? तो ये एक जो सामाजिक जागरूकता अभियान सांस है, ये किसने शुरू किया है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने शुरू किया है। ठीक है, देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन है आपसे कि 27 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर में क्वार जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी गई। यह किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है आपका बेसिकली जो स्थित है वो आपका चिनाव नदी पर है। किस पर है? चिनाव नदी पर है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो आपका चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है ये जो आपका दिया गया है ये आपका सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। किसको? सर डेविड एटनबरो को। ठीक, आगे हमसे जो क्वेश्चन है वो हिंदी में गद्यांश से रिलेटेड है। आइए हम देखते हैं। इससे भी क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभवों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी उम्र में कविता लिखी तथा आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए मुझे। आइए देखते हैं। तथा काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियाँ हमें दी। सन 1878
में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविंद्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि यानी कि डिग्री लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी रविंद्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव पर बंगभंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए उनको जो है आपका 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। सन 1919 में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्होंने भरपूर निंदा की और इसका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने अपना नाइटहुड की जो उपाधि है इसको लौटा दिया। ठीक है, आगे देख लीजिए आप लोग। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सुनार बांग्ला उनकी ही रचना है। ठीक है, सर्वोत्तमुखी प्रतिभा रखने वाले आपके जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। तो ये आपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ा है और उनका कितना ज़्यादा योगदान रहा है और आप सभी ने देखा हुआ है। मैंने आपको हिस्ट्री में इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ाया है। ठीक, तो जितना भी आपको पता है उस बेसिस पे तो आपको पता ही होगा इनके बारे में। अब आपसे पूछा गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था, बताइए। अब एक चीज़ बताइए, आप लोगों को यहाँ पर कोई दिमाग तो लगाना नहीं है। तो ये देखिए, आपको ये ऐसे नंबर है ना कि जो आपको करने ही है, जो आपको लाने ही है ना। तो ये आप पैसेज पढ़ के तुरंत आंसर कर सकते हो, बट थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना। तो आप लोगों ने देखा कि इनका जन्म कब हुआ था, 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था, है ना। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उनके पिता कौन से समाज के नेता थे, तो आपको साफ साफ बताया गया था ये ब्रह्म समाज के नेता थे, है ना। ठीक, आगे देख लीजिए क्वेश्चन। जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार हैं। तो आप सभी को बताया गया है उसमें पैसेज में कि कौन है इनके राष्ट्रगान के जो है रचनाकार, तो हमारे टैगोर साहब ही हैं। सो आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटाई थी? बिकॉज जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद इन्होंने इसको देखते हुए आपका जो है इन्होंने जो ब्रिटिशों ने इनको उपाधि दी थी ये लौटा दी थी। अगला देख लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो गीतांजलि को हुआ था। कब? 1913 में हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण है। ओके, सो आपका गीतांजलि सही होगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर अब हमें फिर से गद्यांश जो है दिया गया है। प्रश्न का उत्तर दिए गए गद्यांश के आधार पर दीजिए। मोबाइल फ़ोन के एक नहीं अनेक लाभ हैं। ठीक है, अभी ये लाभ बता रहा है मुझे, लेकिन ऐसा पता नहीं अपने अंदर महसूस हो रहा है, अभी जाके हानियाँ भी बताएगा पक्का। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से निजी ज़िंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई। आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसे हम समय अपने साथ जो है रख पाने के कारण आप हर समय लोगों से संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फ़ोन के अनेक लाभों के साथ कुछ हानियाँ भी हैं। जहाँ यह सुखद है वहीं दुखद भी। जैसे आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो भी मोबाइल फ़ोन उससे खलल डाल सकता है। कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फ़ोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है। ठीक है, व्यवधान के बाद देखते हैं व्यवधान पड़ जाता है, अर्थात मोबाइल फ़ोन हर वक्त साथ रहना जहाँ लाभकारी है वहीं यह परेशानियों का कारण भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एग्जैक्टली अगर हमें मोबाइल फ़ोन के हम लाभ उठाते हैं तो कुछ परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी। वैसे मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से हमें लाभ ही अधिक है, बस हमें इसके प्रयोग से कुछ सावधानियाँ अवश्य बरतनी चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से हमसे जो है पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता है। बताइए किस तरीके से मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता हमें बताया गया है। तो पैसेज में क्या बताया गया है, कहीं भी रहकर आप अपना कार्य पूर्ण जो है कर सकते हैं, है ना। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, तो इस तरीके से कनेक्ट भी हो रहे हैं हम लोग। ठीक, मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं कैसा है, तो पढ़ा ही होगा आपने, दुखद भी है ना। सुखद है तो दुखद भी है। अगला देखिए, व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है। तो व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है आपका, बताइए क्या पढ़ा था आपने, व्यवधान। यस एग्जैक्टली, बहुत सारे बच्चे बहुत तेज हो चुके हैं अब तो पढ़ के। अगला देख लीजिए, अगला है गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो इसका जो उचित शीर्षक होगा वो आपका क्या होगा, इसका होगा मोबाइल फ़ोन। एग्जैक्टली मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से सावधानी बरतने से क्या होगा, क्या होगा, सावधानी बरतने से लाभ होगा, है ना। आगे हमसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। अब ये हमारा जो है इंजॉय करने वाला टाइम है, मैथ्स के क्वेश्चंस आ गए हैं। नीचे दी गई तालिका 4 भारतीय बल्लेबाजों द्वारा किसी खास वर्ष में खेले गए T20 मैचों, बनाए गए रन और अर्धशतकों तथा शतकों की संख्या को दर्शाता है। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं शिखर द्वारा बनाए गए प्रति मैच
औसत रन तथा रोहित द्वारा बनाए गए प्रति मैच औसत रन का अंतर है। क्या आप ये जो है क्वेश्चन बता नहीं पाएंगे? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन है अब आपके लिए ये बिल्कुल सिंपल हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? बिकॉज आप कर चुके हैं। तो देखिए, शिखर द्वारा बनाए गए रन देख लीजिए भाई, शिखर द्वारा कितने रन आपके बनाए गए हैं। ठीक, ये देखिए शिखर द्वारा कितने रन बनाए गए हैं, ये आपके बनाए गए हैं, गए हैं कि नहीं, आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक, कितने मैच खेले गए, मैच प्लेड यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, आपको कुछ करना नहीं है। देखिए टोटल उन्होंने रन बनाए कितना, 1050। कितने मैच में बनाए, 25 में। तो भाई आपको यही तो करना होता है। औसत आप कैसे निकालेंगे, आप खुद बताइए। औसत हम कैसे निकालेंगे, हमें किससे डिवाइड करना होता है, नंबर ऑफ एंटिटी से। यानी कि हमारे कितने टोटल मैच खेले गए हैं, 25 खेले गए, 25 से डिवाइड कर देंगे। फिर कह रहे हैं अंतर किससे करके बताइए, रोहित द्वारा। तो माइनस करेंगे हम बीच में, रोहित सर के द्वारा देख लीजिए, रोहित द्वारा कितने मैच बनाए आपके जो है रन बनाए गए हैं, तो आपके 840। मैच कितने खेले गए, 20। तो 840 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो ये इनका औसत हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ पर आपका जो है ये 42 आएगा, -42 आएगा और ये आपका 0 ही आएगा। तो आप देख लीजिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा वैल्यू यहाँ पर रीड करना आना चाहिए था, और बाकी सब आप कर सकते हैं, सब आसान है। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, सभी चारों बल्लेबाजों के द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या है। तो हम ये भी देख लेते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमने अभी 2 का तो देख ही लिया था कि इनका 840 था, रोहित सर का, शिखर सर का ये था, विराट सर का ये है, और आपका सुरेश जी का ये है। इन सभी को आप जोड़ नहीं पाएंगे तो ये टोटल रन नहीं हो जाएंगे इन सभी के द्वारा बनाए गए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, जोड़ना है खाली आपको। ठीक, तो आप जोड़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी चारों बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रनों का औसत क्या है। तो अभी आपने टोटल किया, आपने टोटल कितना कर किया है, यहाँ पर कितना किया, इन सभी को आपने जोड़ा था कि नहीं। अब आपको औसत निकालना है, तो इन सभी का जोड़ आप ऊपर लिखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे। अब ये आपके मन में आ रहा होगा कि हम डिवाइड किससे करेंगे, तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं, 4 से डिवाइड कर लेंगे, यही आपका औसत होगा। क्यों होगा, अब आपको मन में आ रहा होगा क्यों आपने इससे 4 से डिवाइड किया, क्योंकि आपको साफ साफ पूछा गया सभी चारों बल्लेबाजों द्वारा। सिंपल सी बात है, सभी 4 बल्लेबाज पूछा गया है आपसे, तो इनके रन जोड़ लीजिए आप, कुल रनों का औसत क्या होगा। कुल रन आपने जोड़ लिए, 4 से आपने डिवाइड कर लिया क्योंकि 4 बल्लेबाज हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है कि आप लोगों को यहाँ पर कुछ दिमाग नहीं लगाना है ना, कॉन्सेप्ट वही है जो आप करके आए हैं। अगला देखिए, विराट द्वारा 16 मैचों में बनाए गए रन शिखर द्वारा 25 मैचों में बनाए गए रन से कितने कम हैं। देखते हैं, पहले आप विराट सर का देख लीजिए। तो पहले ये देख लीजिए आप लोग कि विराट सर के द्वारा जो 16 मैच हैं उनमें बनाए गए रन कितने हैं, तो आपने देखा कि आपके 900 हैं, है कि नहीं। शिखर द्वारा कितने बनाए गए हैं, तो शिखर द्वारा कितने बनाए गए हैं आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, 25 मैच में कितने बनाए गए हैं, 1050। पूछ रहे हैं कि कितने कम हैं, तो आप अंतर नहीं कर पाएंगे कि कितना कम है। 1050 में से 900 घटाइएगा तो आपका 150 आ जाएगा। बिल्कुल ओरल कैलकुलेशन है, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन आपका क्या था, एक बार और देखेंगे तो समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शिखर द्वारा बनाए गए रन सुरेश द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात है। तो आप रन देख लीजिए और अनुपात देख ही लेंगे हम लोग, ठीक है। देख लीजिए इनके द्वारा कितने रन बनाए गए हैं आपके, ध्यान से देखिएगा, ये आपके 450, ठीक। और किसका बोल रहे हैं आपसे, शिखर का, तो ये बनाए गए हैं शिखर के द्वारा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपसे अनुपात किससे किसका पूछा गया है, शिखर द्वारा बनाए गए रन। तो शिखर द्वारा कितने रन बनाए गए हैं आप सभी को पता है, कितने, 1050 बनाए गए हैं। सुरेश द्वारा कितने रन बनाए गए हैं, 450 बनाए गए हैं, ठीक है। यह अब ये अनुपात आप नहीं निकाल पाएंगे क्या, ये तो अब बहुत सिंपल हो चुका है आपके लिए, है ना। यहाँ से आप कर ही सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है कि दिए गए आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2000 से वर्ष 2005 के दौरान बैंक एवं एसएससी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1000 में दर्शाई गई है। साथ ही एक रेखा ग्राफ भी आपका दिया गया है जिसमें बैंक एवं एसएससी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत दर्शाया गया है। ठीक, आइए देखते हैं, ये आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन देखिए आप लोग, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको कहाँ से होंगे, यहाँ से, ठीक। ये आपको दर्शाया गया है यहाँ पर एक और। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है कि वर्ष 2002 में बैंक परीक्षा जो है आपका, उसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2001 में एसएससी परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ठीक। तो पहले तो ये देख लीजिए आप लोग कि वर्ष 2002 में बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी आपके कितने हैं, ठीक।
तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितना है टोटल, आपको कितने अभ्यर्थी दिए गए हैं। तो टोटल जो आपको विद्यार्थी ये दिए गए हैं, ध्यान से देखिए, बैंक की परीक्षा में 2002 में टोटल विद्यार्थियों की संख्या आपकी 95, लेकिन ये हज़ार में है। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। तो 95,000 होगी कि नहीं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या बैंक में, आपकी बैंक की परीक्षा में 2002 में आपकी 95,000 है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आया। दूसरा ये बोल रहे थे कि आपके 2001 में एसएससी में, तो 2001 को देख लीजिए आप लोग, ये 2001 है। 2001 में एसएससी में विद्यार्थियों की संख्या आपकी ये 100 है। चूँकि ये हज़ार में लिखना होगा आपको, आप हज़ार में ही लिखेंगे इस चीज़ को। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 1,00,000 होगा कि नहीं। ठीक, अब आपने ये टोटल विद्यार्थी अभी देखे हैं, अब यहाँ पर आपको दर्शाए गए हैं आपके विद्यार्थी। ठीक, यहाँ से आप देखिए बैंक वाला आपका कौन सा है, ये वाला बैंक वाला है। ये वाली जो लाइन है वो आपकी किसकी है, बैंक वाली है। ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो आप ये देखिए कि बैंक की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, वर्ष 2002 में आपको देखना है, 2002 में आपको देखना है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कितनी है, ये रही आपकी, ये देखिए, ध्यान से देखिए, तो कितना होगा यहाँ पर 62.5 होगा कि नहीं। तो ये वैल्यू कितनी आई आपकी 62.5। टोटल आपके कितने विद्यार्थी थे आपका जो है बैंक की परीक्षा देने वाले, तो आपने कहा कि 95,000 थे कि नहीं। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, 95,000 थे कि नहीं। और ये जो आपको विद्यार्थी दिए हैं, देखिए प्रतिशत में दिए हैं, यानी कि आपके वर्ष 2002 में आपकी बैंक की परीक्षा में जो आपके छात्र उत्तीर्ण हुए हैं वो कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं, 62.5। देखिए मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रही, आपको प्रतिशत में दिया गया, यानी कि कुल छात्रों का 62.5% जो आपके छात्र हैं वो पास हुए हैं वर्ष 2000 किस में, वर्ष 2002 में। यही तो मैं कह रही हूँ आपको। अब आप इसको यहाँ पर निकालिए तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर आएगा आपका 59375। ठीक, अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है एसएससी परीक्षा में 2001 में। तो आप क्या करेंगे, 2001 को देखिए, मैं पेन का कलर चेंज कर रही तो आपको देखिएगा 2001, ये रहा आपका 2001। ठीक है, 2001 में एसएससी की परीक्षा में जो आपके अनुत्तीर्ण छात्र हैं, उत्तीर्ण आपसे नहीं कहे गए हैं, आपसे अनुत्तीर्ण पूछे गए हैं। तो पहले उत्तीर्ण देख लीजिए कितने उत्तीर्ण हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। तो चूंकि आपको यहाँ पर उत्तीर्ण बताए गए हैं तो उत्तीर्ण आप देख लीजिए, उत्तीर्ण कितने लोग हुए हैं आपके, ध्यान से देखिए, ये वाली वैल्यू आपकी उत्तीर्ण की है। तो कितना हुआ, ये 57.5 हुआ कि नहीं। चूँकि 57.5 लोग आप परसेंट लोग आपके पास हुए हैं, तो कितने लोग आपके 100% आप पूरा मानेंगे। पास ये हुए तो आपके फेल कितने हुए, अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे। आप सिंपल सी बात है, 100 में से माइनस कर लीजिए, किसको, 100 माइनस करिए, 57.5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 42.5 आएगा कि नहीं। तो अनुत्तीर्ण छात्र कितने आए, इतने प्रतिशत आए। लेकिन टोटल छात्र कितने थे, टोटल आपने निकाला था 1,00,000 छात्र थे कि नहीं, 1,00,000 छात्र थे कि नहीं। तो 1,00,000 का 42.5% लोग जो हैं आपके अनुत्तीर्ण हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, सिंपल सी कैलकुलेशन है ये तो आपकी। ठीक है, 42,500। ठीक, अब आपसे जो पूछा गया है आप उसको देख लीजिए ज़रा, तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन बन गया है, लेकिन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इतनी बड़ी बात है नहीं है। आपने वर्ष 2002 में बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकाल ली थी, कितनी निकाली थी आपने, आपने जो संख्या निकाली थी वो आई थी आपकी 59, देख लीजिएगा एक बार आप लोगों ने निकाली है 59375, यही थी कि नहीं। वर्ष 2001 में एसएससी परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी आपने निकाले, कितने आए थे आपके, 42,500 आए थे कि नहीं। आपसे पूछ रहे कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो हम देख लेते कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो आपके 59375 में से आप क्या करेंगे, घटाएंगे इसको देखने के लिए कि भाई कितना प्रतिशत जो है कम या अधिक है। ठीक है, और किससे कम या अधिक होंगे आपके, तो नीचे क्या वैल्यू आएगी, पूछा जिससे गया है उससे। देखिए इन अभ्यर्थियों से, किससे, ये जो आपके हैं 2001 के एसएससी के, तो 2001 के एसएससी की आप नीचे लिख देंगे जिससे पूछा गया है। और हमें प्रतिशत निकालना है तो हम मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं, करते हैं कि नहीं। जो यहाँ पर प्रतिशत आएगा वही आपका आंसर आएगा। ठीक, थोड़ा सा लेंदी था ये क्वेश्चन बट सिंपल था। अगला देखिए, बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि किस वर्ष दर्ज हुई है। ठीक, तो ये भी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रही, डोंट वरी। इसमें कह रहे हैं बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि किस वर्ष दर्ज की गई। तो आप पहले 2001 के लिए चेक करेंगे, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा 2001 में जो आपके बैंक में विद्यार्थी हैं, बैंक की परीक्षा में विद्यार्थी वो कितने हैं, किसमें, वर्ष 2001 में आप देख रहे हैं ना। तो वर्ष 2001 में कितने हैं, 90,000 लोग हैं। 90,000 का कितने प्रतिशत लोग आपका पास हुए हैं वर्ष 2001 में, देख लीजिए आप लोग। बैंक परीक्षा में कितने लोग आपके पास हुए हैं, बैंक वाला आपका ये वाला है। ठीक है, वर्ष 2001 की बात की जा रही है तो 60% लोग पास हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे,
90,000 का 60% देखेंगे आप लोग, किसका? 90,000 का 60% आप देखेंगे सबसे पहले। तो यही करेंगे कि नहीं करेंगे? देख लीजिए आप लोग, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट में कितने ज़ीरो आएंगे? 1 2 3, तो 3 ज़ीरो को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। 9 छक्के 54, तो 54 आ जाएगा यहाँ पर, आएगा कि नहीं? तो अभी तो ये सिर्फ आपने 2001 में निकाला है, क्योंकि वृद्धि आपसे पूछी गई तो आप इसके पिछले वर्ष में देखेंगे कि पिछले वर्ष में कितना था आपका। तो पिछले वर्ष में तो आपका ज़्यादा था, और अगले वर्ष में देखिए ये क्या हुआ, 2001 में आपका कम हो गया ना। देखिए यहाँ वैल्यू 65 है और यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ पर आपने कहा 60 है, तो पहले 65 था, अब 60 है। तो देखिए कहीं से वृद्धि तो आपको नज़र नहीं आ रही है, कमी हुई है। तो आपका 2001 वाला ऑप्शन पहले से ही रिजेक्ट हो गया कि नहीं? यहाँ पर देखिए वृद्धि पूछा गया है। वर्ष 2002 पर आ जाइए। वर्ष 2002 में कितने आपके जो हैं विद्यार्थी हैं बैंक की परीक्षा में? 2002 में आपके 95,000 हैं, ठीक है। आप लोग एक बार कैलकुलेशन ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। 95,000 हैं, कितने? 95,000 हैं, ठीक। आपने ये लिख लिया 95,000। तो वर्ष 2002 में आपकी बैंक परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं? तो आपने कहा कि ये वाले पास हुए हैं। कितने होंगे यहाँ पर? 62.5 होंगे आपके। कितने? 62.5 होंगे कि नहीं? आपने ये देख लिया। पहले ये देख लीजिए वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है। देखिए इससे पिछले वर्ष में हम देखेंगे 2001 में तो बैंक में कितने थे? 60 थे, और अब कितने? 62.5 है, यानी कि वृद्धि तो हुई है कि नहीं हुई है? आप कहेंगे हाँ पहले कम थी अब ज़्यादा है, ठीक। तो कितने की वृद्धि हुई होगी? आप कहेंगे पहले 60 थे, अब हमारे 62.5 हैं, तो कितने की वृद्धि हुई? 2.5 की वृद्धि हुई। 2.5 की जो वृद्धि हुई है वो 95,000 पर हुई है। कितने पर हुई है? 95,000 पर 2.5 की वृद्धि हुई है। देख लीजिए कितना आएगा। यहाँ पर इन 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल कर लीजिए, और 9 से 50 को सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2.5 से। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका? 2375 आ जाएगा, ठीक है। एक बार आप इन वैल्यूज़ को नोट कर लीजिए। अब आपसे नेक्स्ट जो ऑप्शन था वो 2003 का था, तो पहले 2003 में बैंक में आप देख लीजिए कितने छात्र हैं आपके। 2003 में आपके हैं 110, ठीक है, 110 हैं। तो बैंक में आप देखेंगे 2003 में, पहले 2003 में देख लीजिए बैंकिंग में कितने छात्र हैं। तो बैंकिंग में जो आपके छात्र हैं वो आपने देखिए यहाँ पर कितने हैं, ये आपका आएगा कितना होगा? 67.5 होगा कि नहीं? इससे पिछले वर्ष में कितने थे? इससे पिछले वर्ष में 60 थे। वृद्धि तो हुई है ना? कितने की वृद्धि हुई है? तो आप कहेंगे पहले 60 थे, अब आपके 67.5 हो गए। वृद्धि हुई है कितनी? 7.5 की हुई है। अगर आप चाहें तो सीधा यहाँ से भी देख सकते थे, आपको ज़रूरी नहीं था कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं। यहाँ से अभी आप आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि आपसे सिर्फ बैंक का कहा गया है। तो बैंक में स्टूडेंट जो हैं आपके, लेकिन अलग अलग वर्ष का कहा गया, ये भी यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि नहीं? तो इसको करके देखिए आप लोग, ठीक है। 7.5% इसका कितना आएगा? 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, अब बस सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितने की वृद्धि हुई होगी? 8250 की आपकी वृद्धि हुई। अब जो लास्ट ऑप्शन है उसको चेक कर लीजिए एक बार, 2004 को। तो 2004 में आपके टोटल कितने हैं? तो आपने देखा आपके 80,000 हैं कि नहीं? एक बार देख लीजिए, यही है ना बैंक वाला? हाँ 80,000 हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 2004 को देखिए पहले। 2004 बैंक वाले में जाइए, 2004 बैंक में आपका ये रहे, ठीक है। इससे पिछले वर्ष ये वाला होगा, ठीक है। इस वर्ष में कितने हैं 2004 में? तो ये देखिए आपका कितना 55 होंगे, और यहाँ पर कितने होंगे? अभी आपने देखा था कितने थे यहाँ पर? 67.5 थे कि नहीं? तो कितना आपका वृद्धि हुई है बताइए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पर वृद्धि क्वेश्चन में दी गई थी, लेकिन यहाँ पर देखिए पहले ज़्यादा थे अब कम हो गए। तो क्या ये वृद्धि है? तो ये तो आपकी कमी हुई कि नहीं हुई? बताइए आप सभी लोग कमेंट करके कि पहले कोई वैल्यू 67.5 थी, फिर वो 55 होगी। तो पिछले वर्ष के मुकाबले तो वृद्धि तो नहीं हुई यहाँ पर भैया, यहाँ पर कमी हुई है। तो 2004 वाले ऑप्शन को तो आपको यहाँ पर कंसीडर ही नहीं करना पड़ा, है ना। अब जो यहाँ पर था, तो 2001 और 2004 को ऑलरेडी आप कैंसिल कर चुके हैं। यहाँ पर कितना आया था आपका? 2375 की आपकी वृद्धि हुई। यहाँ पर कितनी? 8250 की वृद्धि हुई। बताइए कि अधिकतम आपका कहाँ पर है? तो सिंपल सी बात है, हमें यहीं पर दिख रही है ना। तो इसमें आपको थोड़ा सा लेंदी था, बट आप आसानी से कर सकते हो। वर्ष 2004 में दोनों परीक्षाओं में कुल आपके अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों एवं वर्ष 2000 में बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मध्य अनुपात कितना है? तो ये भी हम आसानी से कर लेंगे। पहले आपको क्या करना होगा? वर्ष 2004 में दोनों परीक्षाओं में कुल अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी कितने हैं ये देखना होगा। तो वर्ष 2004 आप देख लीजिए पहले। तो वर्ष 2004 में आप गए, तो दोनों परीक्षा में आप उत्तीर्ण देखिए पहले, उत्तीर्ण कितने हुए हैं, तब तो अनुत्तीर्ण निकाल पाएंगे। तो वर्ष 2004 में आपके इसमें कितने उत्तीर्ण हुए? आपने कहा 55 उत्तीर्ण हुए, ठीक।
और एसएससी में कितने होंगे, तो एसएससी वाला आपका ये वाला था, तो एसएससी में देख लीजिए 2004 में कितने, ये वाले, यानी कि ये कौन सी आपका होगा, ये होगा आपका 72.5 होगा कि नहीं, ध्यान से देख लीजिए। चूँकि ये उत्तीर्ण है, मैंने आपको क्या सिखाया, अनुत्तीर्ण आप कैसे निकालेंगे, 100 में से माइनस करेंगे, तो ये 45%, 55% अगर आपके विद्यार्थी, देखिए 100% आपका टोटल है, इसमें से अगर आपके 55% ऐसे हैं जो पास हुए हैं, तो 45% तो ऐसे होंगे जो फेल हुए होंगे कि नहीं, होंगे कि नहीं। थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पर ध्यान देना होगा, और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें आपको कुछ कैलकुलेट करने को मिला है ना, अभी तक सिंपली आप करते आ रहे थे। ठीक, यहाँ पर आपको घटाना होगा 100 से, तो आपका कितना आएगा, यानी कि 27.5% आपके फेल हुए। चूँकि ये तो परसेंटेज में है, अभी आपको संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, आप ये देखेंगे कि वर्ष 2004 में आपके जो हैं एसएससी में कितने हैं और बैंक में परीक्षा में कितने हैं, उसका प्रतिशत आपको दिया गया है, आप निकाल लीजिए। तो वर्ष 2004 में जाइए, 80 जो है आपके हज़ार किस में है, आपके बैंक में है, एसएससी में 85,000 है कि नहीं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 80,000 का कितना प्रतिशत, 80,000 का कितना प्रतिशत, 45% करना था आपको। ठीक, प्लस आपको क्या करना होगा, 85,000 का कितना प्रतिशत, 27.5% करना होगा कि नहीं। तभी तो आप टोटल यहाँ पर स्टूडेंट ला पाएंगे जो वर्ष 2004 में दोनों ही परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए होंगे। तो संख्या निकालने के लिए तो आपको यहाँ पर यही करना होगा, यही एक आपका मेथड है। आप टोटल कर लीजिए, यहाँ पर 20 से ये 20 कैंसिल, यहाँ पर भी 20 से 20 कैंसिल, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आपका 36,000 आएगी, और यहाँ पर कितना आएगा आपका 23,375 आएगी। इन दोनों को जोड़ के देख लीजिएगा आप लोग, कितना आएगा आपका, लास्ट के तो ये 3 अंक तो आपको एज इट इज़ लिख लेने हैं यहाँ पर, फिर आगे देखिएगा कितना आएगा, 5 और 9 आएगा। ठीक, तो ये इस तरीके से आपने अभी टोटल क्या निकाल पाया, इतना कैलकुलेशन करने के बाद अभी आपने सिर्फ इतना पोर्शन सॉल्व कर पाया। मैं आपको बता दे रही, आपने क्या पोर्शन सॉल्व किया है, 2004 में दोनों परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी आपने निकाल लिए, इतना आपने कर लिया। अब आपको देखना है वर्ष 2000 में बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, तो वर्ष 2000 में बैंक में परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी देख लीजिए, 2000 में बैंक परीक्षा में, बैंक वाला कौन सा है, ये वाला है। ठीक, इसमें देखना है, तो कितने हैं आपके 65% आपके जो हैं छात्र पास हैं, लेकिन ये 65% में हमें इनको संख्या में बनाना है। तो आप वर्ष 2000 में बैंक में देखिए, 2000 में बैंक में कितने हैं, 85 हैं, 85,000 हैं, तो 85,000 का कितना प्रतिशत करेंगे, 85,000 का आपका कितना प्रतिशत आपको करना होगा, कितना प्रतिशत, 65%, वेरी गुड, 65% करके देखिए यहाँ पर कितना आएगा। तो ये जो आपका आता है, आपका कितना आएगा, 55,250 आएगा। ठीक है, 250 आएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपसे जो कहा गया है वो क्या कहा गया है, वर्ष 2004 में दोनों परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी आपने कितने निकाले थे, आपको अभी भी याद होगा, ये जो संख्या आई थी आपकी बड़ी सी संख्या थी, 59375 थी। ठीक है, वर्ष 2000 में बैंक में उत्तीर्ण अभ्यर्थी आपने कितने निकाले, वो आपने निकाले 55,250। क्या आप इनके मध्य अनुपात नहीं निकाल पाएंगे, अब आप आसानी से कर सकते हैं, इतना तो आप कर ही लेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ इस तरीके से सभी वर्षों में एसएससी परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकटतम पूर्णांक में आपको ज्ञात करनी है। ये देखिए, बिल्कुल मैं कहूँगी कि इतना कैलकुलेशन करने वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ आपको, देख लीजिए आप लोग। औसत आपसे पूछा गया वर्ष 2000 से 2005 तक, है ना। तो पहले आपको क्या करना होगा, वर्ष 2000 में देख लीजिए कितना उत्तीर्ण हुए हैं, किस परीक्षा में, आपसे एसएससी का पूछा गया है, एसएससी ये वाला है। तो वर्ष 2000 में एसएससी में पहले 55% पास हुए हैं, 55% पास हुए हैं, फिर कितने प्रतिशत पास हुए हैं, यहाँ पर देखिए आपका, तो ये जो आपके पास हुए 57.5% पास हुए हैं, इसमें कितने प्रतिशत पास हुए हैं आपके, ये आपके कितने प्रतिशत पास होंगे, देख लीजिए यहाँ पर, एक मिनट, थोड़ा सा वैल्यू जो है आपको गड़बड़ नहीं करनी है, 60% है। ठीक है, 60% है, देखिए परसेंट में है। फिर अगला 2003 में कितने पास हुए होंगे, ये आपके 50% पास हुए कि नहीं। अगला देख लीजिए यहाँ पर, अगला जो आपका वर्ष है वो कौन सा है, 2004 है। तो 2004 में तो देखिए भयंकर वाले पास हुए हैं, कितने, 72.5% पास हुए हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो है आपका लास्ट वाला है, और इसमें कितने प्रतिशत पास हुए हैं, 70% पास हुए हैं। क्योंकि ये परसेंट में है, अभी इनको संख्या में बनाना है। संख्या में कैसे बनाएंगे, जो पहली टेबल दी गई थी कि नहीं आपको, तो पहली जो टेबल दी गई थी, देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, ये दी गई थी पहली टेबल। अब आप देखिए कितनी भयंकर कैलकुलेशन यहाँ पर आपको दी गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आप कर लोगे, डोंट वरी, ऐसी कोई बात है नहीं है। ठीक, कैसे करना है आपको, वर्ष 2000 पर चलिए आप,
वर्ष 2000 पर बैंक में आपके कितने विद्यार्थी, एसएससी में कितने विद्यार्थी, एसएससी का पूछा गया है 90,000 है। तो आप क्या करेंगे 90,000 का, आप क्या करेंगे 90,000 का कितना प्रतिशत पास हुए, 55% पास हुए हैं। तो आप क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। अगले वर्ष चलिए, अगले वर्ष में आपको क्या लिखना होगा, 100 लिखना होगा। मैं आपको एक सलाह देती हूँ, आप इस केस में क्या करिए, 100 जो है आपके 1000 जो है आपके सब में कॉमन है, देखिए 1000, तो आप 1000 को लिखिए ही मत, ज़रूरत ही नहीं है, आप 1000 को कॉमन कर लीजिए बाहर, ठीक। तो ये ज़्यादा आपके लिए सुटेबल होगा, ठीक है। तो आपने क्या कर लेना है, 1000 बाहर कर लेना, देखिए सब में 1000 है, तो आपको क्या कर लेना है, बाहर कर लेना है 1000 को, ये आपके लिए बहुत ही सही मेथड होगा। अगला देखिए, अब आपको 100 ही लिखना होगा। 100 का आपका जो है कितने 57 पॉइंट आपके 5% जो है आपके पास हुए थे, ठीक। अगला आपका क्या था, अगला है आपका 105, तो आप क्या करेंगे 105 का कितने प्रतिशत, आपका 60% पास हुए। अगला क्या था आपका 85,000 का, चूँकि आप 1000 ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, इसका 50%, ठीक है। अगला आपका क्या होगा यहाँ पर 85 ही है, अगला भी 85 का कितने 72.5% आपके पास हुई, इसीलिए मैंने पहले से वैल्यू आपको बता दी थी, ठीक है। उसके बाद 95 का आपका 70% लास्ट आपकी ये वैल्यू थी, ठीक ही नहीं। चूँकि आपको औसत निकालना है तो आपको कुल वर्ष जो है उनसे डिवाइड करना पड़ेगा। एंटिटी कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर लीजिए। ये बहुत लेंदी मैं कहूँगी कि एक प्रोसेस है, और ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में रेयर केस में ही आएगा, बट आपको मेथड पता होना चाहिए था, जो कि मैं आपको बता दी, ठीक है। अगला आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे ये वाला क्वेश्चन, वर्ष 2002, 2003, 2004 में एसएससी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के योग वर्ष 2001, 3, 5 में बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के योग के मध्य अंतर ज्ञात करिए, ठीक। ये कैसे करेंगे हम, तो हम आसानी से कर सकते हैं, कैसे 2002, 2003, 2004 में एसएससी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी देख लेते हैं और उनका योग देखने वाले हैं हम, ठीक है। तो आप पहले क्या करें, यहाँ पर देख लें, एसएससी में देखना है किस किस वर्ष में, 2002 में। एसएससी वाला कौन सा है, ये वाला है बॉक्स वाला। तो एसएससी में वर्ष 2002 से शुरू करना है, ये रहा वर्ष 2002 में, ठीक है। वर्ष 2002, 2003 और किस में बोल रहे थे आपसे, 2004 में बोल रहे थे। इसमें कितना प्रतिशत आपके पास हुए हैं, देखिए 60% है, साफ साफ दिया गया है। ये कितना है आपका 50% है, और ये कितना था आपका 72.5% था। लेकिन ये सब प्रतिशत में, हमें संख्या बनाना है, तो हमें संख्या बनाने के लिए कहाँ, यहाँ जाना पड़ेगा। वेरी वेरी गुड, अभी आपको समझ में आने लगा है कि किस तरीके से ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप किस में देखेंगे, वर्ष 2002 में देखिए। वर्ष 2002 में क्या है आपके एसएससी में 105 है। मैं फिर से 1000 को बाहर कर ले रही अपनी सुविधा के लिए, तो 105 का हमें क्या निकालना होगा, 60%, सिंपल सी बात है। अगला 85 का हमें क्या निकालना होगा, 50% निकालना होगा कि नहीं, फिर से प्लस करेंगे हम। 85 का कितना प्रतिशत, 72.5% निकालना होगा, और 1000 को हम ऑलरेडी बाहर कर ही चुके हैं, ठीक है। इतना आपने कर लिया, यहाँ पर आप संख्या निकाल लेंगे जो भी आपकी संख्या आएगी। अब आगे देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, आगे आपसे कुछ इस तरीके से जो बोला गया है वो देखिए। कह रहे हैं वर्ष 2001, 2003, 2005 में बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण। आइए देखते हैं बैंक परीक्षा में उत्तीर्ण किसमें, वर्ष 2001, 2003, 2005, 2001, 2003, 2005 में किसमें, बैंक परीक्षा में, है ना। बैंक वाला कौन सा है, ये वाला है। तो बैंक वाले पे जाइए, ये रही हमारी वैल्यू, ये रही हमारी वैल्यू, ये रही हमारी वैल्यू, कौन सी है, इधर पे आपका कितना प्रतिशत है, 60% होगा। यहाँ पर कितना होगा, 67.5% होगा आपका। यहाँ पर कितना होगा आपका, बताइए। ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, 57.5% होगी, सिंपल सी बात है। क्योंकि ये प्रतिशत में है, हमें संख्या में बनाना है। कैसे बनाएंगे, इसमें से देख के बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देख लीजिए आप। बैंक में कितना है, बैंक में कितना है आपका, वर्ष 2001 में कितना है, 90 है। वर्ष 2003 में कितना है आपका, 110 है। उसके बाद 2005 में कितना है, 90 है। इसमें भी आप क्या करिए, 1000 को बाहर ले लीजिए अपनी सुविधा के लिए। अब आप कर लीजिए 90 का 60%, ठीक है, प्लस आपका 110 का कितना प्रतिशत, 110 का आपका 67.5%, ठीक। फिर आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे 90 का 57.5% कर देंगे, ठीक है। ये कर देंगे, यहाँ से आप टोटल निकालेंगे, और उसके बाद आपसे क्या कहा गया, इन दोनों का खाली अंतर करना था आपको। क्या करना था आपको, देखिए अंतर करना था। देखिए मध्य अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर आप कर ही लेंगे। अब तो बस निकालना, आपको वैल्यू रीड करना आना चाहिए, बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं, सब आसान है। अगला देखिए, यहाँ पर बार ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए बार ग्राफ में एक देश का 1991 से 92 में आपका जो है 1998 से 1999 तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपका जो है दिया गया है, ठीक है। मिलियन यूएस डॉलर में आपका दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन है आपसे, ऐसे वर्षों की संख्या
जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व औसत रिजर्व से ऊपर रहा, और ऐसे वर्षों की संख्या जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व औसत रिजर्व से आपका नीचे रहा हो, इसका अनुपात क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप आसानी से कर लेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक, पहले आप यहाँ पर देखिए अपना, पहले तो आपको क्या निकालना होगा, पहले आपको औसत निकालना होगा। देखिए यहाँ पर औसत कहा गया है आपसे, देखिए ध्यान से देखिए, उन वर्षों की संख्या जिनमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है आपका औसत रिजर्व से ऊपर रहा है। तो पहले औसत रिजर्व निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इन सभी को जोड़कर, इन सभी को जोड़ देंगे और किससे डिवाइड करेंगे, जितनी एंटिटी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर देंगे। चूँकि ये वैल्यू थोड़ा सा आपको डल दिख रही होंगी, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली जो आपकी वैल्यू है वो है आपकी 2640, तो ये लिखेंगे आपकी। अगली वैल्यू है आपकी 3720, ये 3720। अगला जो है आपका वो लिखा है 2520 लिखा हुआ है। अगला जो लिखा हुआ है 3360 लिखा हुआ है। अगली वैल्यू है 3120 लिखी हुई है। नेक्स्ट जो है आपका 4320 है। नेक्स्ट जो है वो है आपकी 5040 है। नेक्स्ट जो आपकी वैल्यू है वो 3120 है। ठीक, ये आपका टोटल आपका निकालना पड़ेगा आपको। ठीक, जब आप यहाँ पर टोटल करेंगे तो आपका 27,840 आएगा। चूँकि आपको औसत निकालना है तो आप 8 से डिवाइड कर देंगे इसको। 8 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा आपका, 3,480 आ गया कि नहीं। अब आप ये देखिए, जो क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि ऐसे आपको वर्ष बताने हैं जिनमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व औसत रिजर्व से ऊपर है। तो देख लीजिए किन किन में औसत रिजर्व से आपका ऊपर है, ऐसे कौन से वर्ष हैं। तो आप यहाँ से देख लीजिए, जी हाँ, यहाँ पर आपको वैल्यू थोड़ा सा डल दिख रही है, तो यहाँ से देख लीजिए किस में ऊपर है। इसमें तो ऊपर नहीं है ना, इसमें ऊपर है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं है। कितने आपके ऐसे आए, तो आपने फाइंड किए 1 2 3, 3 ऐसे आए जिनमें ऊपर है। क्योंकि आपके टोटल 8 थी, तो आपकी 3 ऐसे हैं जिनमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है औसत रिजर्व से आपका ऊपर है। तो आपके 5 कैसे होंगे, 5 ऐसे होंगे जिनमें नीचे होगा। नहीं तो आप काउंट कर लीजिए नीचे कितने में है, 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है और यहाँ पर 5 में है। लेकिन ये यहाँ पर बुद्धि का यूज़ नहीं कहलाएगा ना कि गिन के बता रहे हैं, क्योंकि ये तो जेन्युइन सी बात है कि 8 जो है टोटल है, 3 में ऊपर है तो 5 में तो नीचे होगा ही। तो अनुपात निकाल लीजिए, 3:5 आया कि नहीं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला देखिए, वर्ष 1996 टू 1997 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, औसत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कितना प्रतिशत आपका रहा। तो पहले हम देख लेते हैं 1996 में कितना है हमारा, 1996 1997 में कितना है ना। इसी तरीके से पूछा गया है कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं हम कितना है हमारा। तो 1996 टू 1997 कितना है, 4320। यही है कि नहीं, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, कुछ यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। कितना है, 4320 है कि नहीं। चूँकि क्वेश्चन क्या था आपसे, वर्ष 1996 से 1997 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, औसत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कितना प्रतिशत है। बढ़ोतरी, वृद्धि, कमी, ये सब नहीं पूछिए, घटाना नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऊपर लिख लेंगे और नीचे हम औसत लिख लेंगे। औसत अभी अभी आपने निकाला था, बताइए आप लोग। और हमें चूंकि यहाँ पर प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। कितना निकाला था वो आप लोगों ने औसत, 3480 निकाला था कि नहीं। यहाँ से आप निकाल लेंगे इसको, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना आंसर टिक कर लेना। अगला देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये भी आपका देखिए सिंपल क्वेश्चन है कि वर्ष 1997 से 1998 में वर्ष 1993 से 94 की अपेक्षा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कितने प्रतिशत अधिक बढ़ोतरी हुई, ये हमसे पूछा गया है। तो हम कैसे निकालेंगे, 1997 से 1998 में, 1993 से 1994 में हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखेंगे। आराम से हम फिर निकाल सकते हैं। तो पहले हम वैल्यू तो रीड कर लें। तो वर्ष 1997-98 को देखिए, ये वाला वर्ष है आपका कितना, आपका 5040, ठीक है। उसके बाद किस वर्ष में, 93-94 में बोला जा रहा था, इसमें बोला जा रहा था, ये है आपका 2520। कितना है, 2520। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर लीजिए अपनी। यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा था, मैं ऊपर बता दे रही थोड़ा सा। यहाँ पर कह रहे थे 1997 से 1993 की 93-94 की अपेक्षा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इस वर्ष में आपने कितना निकाला है। इस वर्ष में आप लोग बताइए कितना आप सभी ने निकाला है। इसमें जो आपने निकाला था वो आपका कुछ आया था 5040 आया था कि नहीं। और इस वर्ष में कितना आया था आपका, 2520 आया था। कितने प्रतिशत जो है आपका अधिक है, बताइए आप लोग। कैसे निकालते हैं हम, कितने प्रतिशत अधिक है। पहले तो अधिक देख लीजिए कितना अधिक है, कितना अधिक है, ये 2520 अधिक है। कितना अधिक है आपका, 2520 अधिक है कि नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ 2520 लिखेंगे।
किस पर अधिक है तो हम ये नीचे लिखते हैं, है ना। और हमें चूंकि निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रतिशत में, तो हम आपका 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 100% आपका ओरल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन ये रहा। अगला देख लीजिए, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं आपका वर्ष 1991 92 92 93 93 94 की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के योग और 95 96 96 97 97 98 के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपसे योग कहा गया है और अनुपात कहा गया है, तो पहले हम योग कर लेते हैं, अनुपात तो हम फिर निकाल ही लेंगे, ठीक है। योग देख लीजिए आप लोग, कौन कौन से वर्ष में, 91 92, फिर 92 93 और आपसे 93 94 का योग कहा गया है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। तो आप योग कर लेंगे, 2640 लिखा हुआ है, 2640 प्लस आपका कितना है, ये 3720, 3720 है, प्लस आपके क्या है 2520 है, ठीक है। यही है कि नहीं, इसका टोटल आप कर लीजिएगा, 8880 आएगा। अगला आपसे क्या कह रहे थे, आगे आपसे जो कहा जा रहा था ध्यान से सुनिएगा, 1995 96 96 97 और आपका 97 98, इनमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का आपका जो है योग, तो कितना आएगा आपका 3120 प्लस आपका कितना होगा 4320 प्लस आपका कितना होगा यहाँ पर 5040 होगा कि नहीं। इन सभी को जोड़ लीजिए, 12480 आएगा। आपसे अनुपात पूछा गया है तो आप 8880 का अनुपात 12480 से नहीं कर पाएंगे, आसानी से कर सकते हैं, ये आप आसानी से कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अनुपात भी निकाल लिया। अब यहाँ का इस वाले उसका हमारे जो ग्राफ है उसका अंतिम क्वेश्चन कि वर्ष 1991 92 में वर्ष 1995 96 की अपेक्षा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कितने प्रतिशत की कमी हुई। यहाँ पर आपसे कमी पूछी गई है ना। तो हम पहले देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर आप अपने ग्राफ पर चलिए, तभी आपको कुछ समझ लगेगा। कह रहे हैं आपसे कहा जा रहा है 1991 92, ठीक है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि कितना है, ये रहा हमारा। फिर अगला क्या कह रहे थे, 1995 96 की अपेक्षा, तो 1995 96 में क्या रहा, 3120 रहा। अब आप थोड़ा सा अपने क्वेश्चन पर चलिए, वहीं पर आप वैल्यू रखा करिए, तो गलती होने के चांसेस घट जाते हैं, ठीक। देख लेते हैं कितना है, तो कैसे निकालते हैं आप लोग, 3120 में से हम क्या कर देंगे, 2640 आपका घटा देंगे, और किस पर आपका कम है, 3120 पर है, और 100 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यही हमारी कमी आ जाएगी, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है कि वार डायग्राम का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रत्न और आभूषण का 1991 से 92 के निर्यात रुपए बिलियन में आपको दिया गया है। ये कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे तब समझ लगेगा कि 91 92 में नीचे 6 देशों के लिए आपका जो है किए गए निर्यात के योग दिए गए हैं। आपके सभी देशों के कुल निर्यात के योग का अनुपात लगभग कितना है। क्वेश्चन पहले दोबारा से पढ़िए। 1991 टू 1992 में नीचे 6 देशों के लिए किए गए निर्यात के योग और दिए गए सभी देशों के कुल निर्यात के योग का अनुपात आपको बताना है, ठीक। आइए देखते हैं यहाँ पर। तो पहले तो आपको ये निकालना होगा कि सभी देशों के निर्यात का कुल योग कितना है। तो कुल योग के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे आप लोग, शुरुआत से जोड़ेंगे। किस तरीके से, इस तरीके से जोड़ेंगे। इन सभी को जोड़ना पड़ेगा आपको। ये जो वैल्यू लिखी गई है यही तो आपका सारा का सारा निर्यात है। ये एक लास्ट आपकी जो वैल्यू है वो 22.6 है। मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ इसको, तब आपको पूरा ग्राफ दिख रहा होगा। अब आप इनको जोड़ लीजिए। कहाँ से शुरू करेंगे, 22.6 प्लस 12.5 प्लस आपका 12.1 प्लस 10.6 प्लस आपका 3.3 प्लस आपका 2.5 प्लस आपका 1.6 प्लस आपका 1.6 प्लस आपका 1.6 है प्लस आपका क्या है यहाँ पर 1.1 है। इन सभी को जोड़िएगा, ये जितनी भी वैल्यू वही तो आपका टोटल यहाँ पर निर्यात होगा ना सभी देशों के द्वारा। तो ये कितना आएगा आपका 69.5 आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके बिलियन में है, ठीक। तो अभी आपने सिर्फ टोटल किया है। यहाँ पर देखिए नीचे 6 देशों के लिए किए गए निर्यात के योग, दिए गए सभी देशों के कुल निर्यात के योग का अनुपात। तो सभी देशों का निर्यात आपने निकाल लिया। लेकिन आपसे ये जो पूछ रहे हैं, जो ये वाला जो लाइन है इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि 1991 टू 1992 में नीचे 6 देशों के लिए किए गए निर्यात का योग, ठीक। तो देखिए, तो इसमें नीचे 6 देश कौन से होंगे, एक ये, 2 3 4 5 6, ये होगा कि नहीं होगा। इनका टोटल कर लीजिए, इन सभी का टोटल कितना आएगा, 11.7 आएगा कि नहीं।
अब आपसे पूछ रहा है अभीष्ट अनुपात, आपको यहाँ पर पूछा गया है, अनुपात पूछा गया है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। पहले जो लिखा है उसको ऊपर लिखिएगा, जो बाद में कुल देश लिखा है, कुल देश का कितना आया था, 69.5 आया था। अब आप आसानी से कर सकते हैं इसको। तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि वह देश कौन सा है जिसने 1991 टू 1992 में हुआ निर्यात का दोगुना औसत निर्यात के बराबर है ना। तो आप सभी लोगों ने अभी टोटल निकाला था कि नहीं, क्या निकाला था आपने टोटल, आपने जो टोटल निकाला हुआ था मुझे अच्छे से याद है 69.5 आया था। अब आपको औसत निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, जितनी आपकी कंट्री हैं 1 2 3 4 6 7 8 9 10, 10 से आप डिवाइड करेंगे तो ये औसत आ जाएगा 6.95 आएगा कि नहीं आएगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा ये जा रहा है कि कौन सा देश जो है इसने 1991 से 92 में हुआ निर्यात का दोगुना औसत निर्यात के बराबर है। तो हम देखते हैं किसका आपका ऐसा है। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए, हम उन्हीं को चेक करेंगे, यूके, इजराइल और आपको थाईलैंड और यूएई का चेक करना है, ठीक है। तो पहले आप किसका करेंगे, पहले आप यूके का कर लीजिए। यूके का 1.6 है, इसका दोगुना करने पर कहीं से भी आपका 6.95 तो नहीं आएगा, है ना, तो ये पहले ही रिजेक्ट कर दिया आपने। अब आप यूएई का देख लीजिए, किसका यूएई का देखना था, तो ये 3.3 था। 3.3 का आप जब दोगुना करेंगे तो कितना आएगा, 6.6 आएगा, यानी कि ये लगभग बराबर है आपका। लेकिन अभी हम और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हो सकता है एग्जैक्ट आ जाए। तो आप यूके का चेक कर चुके हैं और यूएई का, अब आपकी थाईलैंड की बारी है। थाईलैंड को चेक करिए, तो ये तो ओरल कैलकुलेशन है, ये 5 आएगा, ये बराबर है ही नहीं आपका, है ना। अब आपसे इजराइल का बचा हुआ है, इजराइल कहाँ पर है, मुझे तो दिख भी नहीं रहा यार, दिख गया 1.6 ये वाला, ठीक है। तो इसको दोगुना करने पर तो नहीं आएगा, यानी कि यही एक ऑप्शन है जो आपका थोड़ा बहुत लगभग आ रहा है, यूएई। तो आप क्या टिक कर लेंगे, अपना यूएई वाला आंसर टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, कुछ इस तरीके से है आपसे क्वेश्चन है, जापान, बेल्जियम और हांगकांग को किए गए कुल निर्यात 1991 टू 1992 में शेष देशों में किए गए निर्यात का अनुपात कितना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो इन्होंने पूछा है वो कर लीजिए। देख लीजिए, जापान, बेल्जियम और हांगकांग को कुल कितना निर्यात किया गया है, किसको, जापान को। जापान कहाँ पर है, जापान ये रहा जापान, और किसका, बेल्जियम का। जापान, बेल्जियम और हांगकांग, तो इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा अब आपको, कुल तो यही होगा ना इन्हीं का जोड़। तो 35 पॉइंट कितना आएगा आपका, 2 आएगा। अब आगे कह रहे थे शेष देशों को, तो शेष देश में आपके क्या आएंगे, ध्यान से देखिएगा, शेष देश में ये आएगा आपका, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये और ये आएगा कि नहीं। तो इसमें आप इन सबको जोड़ लीजिए, जो आपको ग्रीन वाले से मैं कह रही हूँ, अब आपको ग्रीन वालों को जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। शेष में तो यही आएंगे, क्योंकि 3 तो आपके यहाँ पर ऑलरेडी हो चुके हैं। शेष को जोड़ेंगे तो आपका 34.3 आएगा। क्या आप इनका अनुपात नहीं निकाल पाएंगे, 35.2 डिवाइडेड बाई आपका 34.3 आएगा, ठीक। यही अनुपात आपको यहाँ पर बताना था। देखिए, अनुपात आपसे पूछा गया था, आसानी से कर सकते हैं कि नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, हांगकांग को किया गया निर्यात जर्मनी को किए गए निर्यात से लगभग कितना गुना है। तो पहले हांगकांग का देख लीजिए आप लोग, किसका, हांगकांग का। हांगकांग को आपका इतना किया गया है, जर्मनी को कितना किया गया है, जर्मनी आपका थोड़ा सा आपको नीचे दिखेगा, ये देखिए, ठीक। तो कितना आपका होगा, 10.6 डिवाइडेड बाई 1.1 होगा कि नहीं। तो लगभग आप 10 कह सकते हैं ना, तो आपका कितना होगा, 10 गुना होगा लगभग। तो 10 गुना आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, 1991 टू 1992 में कुल 10 देशों के लिए किए गए निर्यात का औसत ज्ञात कीजिए। क्योंकि आप लोगों ने टोटल किया था 69.5 आया था, औसत के लिए 10 आपके जो है टोटल कंट्री थी, तो आपका कितना हो जाए, 6.95 होगा कि नहीं। तो ये आपका ये ऑप्शन होगा कि नहीं। इस तरीके से देखिए, आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। मैं आपको अगेन कहूँगी, सब सिंपल है, बस आपकी सोच के ऊपर है। सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।